इन्फ्लुएंसर से बात करके कि उसको वो वर्क किया, मुझे भी कर जाएगा, तो हम अपनी स्किन को एक केमिकल ट्रॉमा दे रहे हैं। इवन हमें नाइट को भी अगर हम कहीं इधर उधर बाहर जा रहे हैं तो भी हमें सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। आई से चारों तरफ ठंड है तो भी सनस्क्रीन लगाना है। मैम एक मिथ और सुनने को आता है कि सनस्क्रीन यूज करते तो स्किन डार्क हो जाती है। पिगमेंटेशन पहले देखा जाता है कि 30 की एज के बाद, 40 की एज के बाद, अब आजकल पेशेंट आ रहे हैं 20 की एज में। ये विटामिन सी इज ए गुड एंटी पिगमेंट। हेल्दी जो स्किन केयर रूटीन होता है वो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि टोनर या जो भी सीरम वगैरह? कोरियन स्किन का मतलब है कि फ्लॉलेस स्किन, बट ये कभी इंस्टेंट नहीं आएगी। ये आपको कहता है एक दिन में गोरा कर दूंगा तो मना कर देना। मेलानोमा से डेथ हो सकती है। लिमिट से ज़्यादा अगर फिलर और बोटॉक्स यूज करते हैं तो क्या वो चीज़ें डेथ तक पहुंच सकती है? कोलेजन ट्रेंडिंग है, सभी लोग लेना चाहते हैं। मेंस होते हैं उनकी एजिंग बहुत फास्ट होती है कंपेयर वुमेन्स के, तो क्या ऐसा सच में? हेयर फॉल के लिए अभी ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट अवेलेबल है अभी मार्केट में जिसके एक्चुअल में रिजल्ट हो? जो आइस रखते हैं और उसमें फेस डिप करते हैं, तो वो कितना इफेक्टिव है? हेलो, नमस्ते इंडिया, मैं संदीप यादव। मेरे साथ है आज एक ऐसा नाम जो कि जयपुर के हर स्किन एंथुजियास्ट के लिए किसी ब्रांड से कम नहीं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नेहा प्रसाद, MBBS, MD, एक्सपर्ट डर्माटोलॉजिस्ट, एंटी एजिंग स्पेशलिस्ट। आइए इनका स्वागत करते हैं। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते। कैसे मैम आप? आई एम गुड, बता जी मैम, हम बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। आज से अगर हम 50-60 साल पहले की बात करें तो लोगों में जो एजिंग होती थी वो स्लो होती थी, तब उस टाइम पे स्किन के इतने डॉक्टर भी नहीं थे। तो मैम उनमें आज स्किन मतलब के डॉक्टर एकदम से बढ़ रहे हैं, एजिंग बहुत फास्ट हो रही है, तो ऐसा क्यों? अगर हम बात करें आज से 50 साल पहले की जी, तो ये एनवायरनमेंट भी ऐसा नहीं था। सन प्रोटेक्शन कोई यूज़ नहीं करता, फिर भी एजिंग नहीं होती थी। क्योंकि पहले जो हमारा एटमॉस्फेयर था उसमें ओजोन लेयर जो थी वो इंटैक्ट थी। सारी जो लेयर्स है उसमें पॉल्यूशन नहीं था। जी, ठीक है। जो डाइट था वहाँ के लोगों का वो बहुत अच्छा था, बिल्कुल नेचुरल, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं, सब कुछ ऑर्गेनिक था। तो उनका जो लाइफस्टाइल था, उनकी जो डाइट थी, इवन जो वर्क स्टाइल थी उनकी, वो सब में लेबर था। तो वो सब जो वर्क कर रहे थे, जो सब उनकी जो चीज़ें थी वो सब नेचुरल वे से जा रही थी। तो जो स्किन एजिंग होता है वो बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो वहाँ स्किन एजिंग की कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी जिससे वो स्किन एजिंग हो। तो पहले 80s में एजिंग आती थी, फिर 60s में आने लगी, अब 40s में देख रहे हैं, इवन 20s में भी आजकल लोग कंप्लेन करते हैं एजिंग हो रहा है। तो ये चेंज ऑफ क्लाइमेट, जो एनवायरनमेंट, जो हमने जो ये मॉडिफिकेशन कर ली है अपनी लाइफस्टाइल के अंदर, अननेसेसरी लॉट ऑफ जंक फूड, प्रोसेस फूड, प्रिजर्वेटिव्स की चीज़ें, बिना सीज़न की चीज़ें खा रहे हैं, कोई सीजनल चीज़ें नहीं, हमारा वर्क कुछ भी नहीं है, हम सेडेंटरी लाइफ कर रहे हैं। ये जो सेटिंग है, दिस बिकम अ न्यू स्मोकिंग। ओके। तो ये सब चीज़ें जो हमारे अंदर आ गई हैं, इसने एजिंग को बढ़ाया है। ओके, इसलिए पहले नीड भी नहीं थी, पहले इतना डिमांड भी नहीं था, बट वो भी अपनी तरफ से कुछ नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करते थे अपने इन हाउस बने हुए, जिससे वो मेंटेन रहते थे। बट आज आपको डर्मेटोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उसकी नीड है। जी मैम, आपने अभी बात की लाइफस्टाइल की और मतलब डाइटिंग की, तो डाइट का और लाइफस्टाइल का मैम कितना इम्पोर्टेंस होती है एजिंग को स्लो रखने में? मेरे 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में मैंने ही देखा कि जितना आपको स्किन केयर इम्पॉर्टेंट है उतना ही डाइट भी इम्पॉर्टेंट है। आप कुछ भी स्किन केयर यूज़ करो, बेस्ट से बेस्ट, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव, लेकिन अगर आपका डाइट कहीं भी क्लियर नहीं है, टॉक्सिन से भरा हुआ है, जंक फूड है और ये सब चल रहा है, तो आपका स्किन क्लियर दिखेगा नहीं, आपको स्किन इश्यूज़ होते रहेंगे। ठीक है। एंड अगर आपका लाइफस्टाइल भी अच्छा नहीं है, लाइक आप स्मोक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो नो कैन, लाइक कोई भी आपका स्किन बचा नहीं सकता। जी मैम, हमारे दर्शकों में जैसे कोई एजिंग को स्लो करना चाहें तो ऐसी क्या 4-5 बेसिक चीज़ें हैं जो डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं या डाइट से हटा सकते हैं जिससे फ़र्क दिखेगा? डाइट के अंदर भी अलॉन्ग विद डाइट उसका प्रोसेस होना। आप डाइट भी अच्छी ले रहे हो लेकिन उसको प्रोसेस भी अच्छे से करना है। मीन्स आपका एक्सरसाइज, फिटनेस भी ज़रूरी है उसके साथ। तो डाइट तो आप बैलेंस डाइट लें, ऐसा नहीं कि ये नहीं लेना वो नहीं लेना, आप सब कुछ लें, बट वो बैलेंस होना चाहिए। लाइक शुगर सबसे इम्पॉर्टेंट, जो वो सबसे कम करना है। शुगर लेस डाइट है, वही आपको की स्किन को बहुत अच्छा बनाती है और स्किन आपका क्लियर दिखता है, उस पर कोई बिनाइन लीजन्स नहीं आते, डार्कनिंग नहीं आती। तो शुगर्स को अवॉइड करें। फिर सेकंड, प्रोसेस फूड।
जो भी पैकेट फूड आ रहा है, फिर जंक जो बड़ा फास्ट बन जाता है, जो इजीली अवेलेबल है, ये कुछ भी बेनिफिट नहीं कर रहा, सिर्फ टमी फिलिंग है। दे आर टेस्टियर बट अनहेल्दी। तो ऐसे फूड को हमको प्रिवेंट करना चाहिए। मोस्टली लेना है टेस्टी एंड हेल्दी फूड। हाँ, और बैलेंस फूड जिसमें आपका प्रोटीन भी हो, कार्ब्स भी हो, फैट्स भी हो, विटामिन्स, मिनरल्स सब हो। मील्स को 2 पार्ट्स में लें, 3 पार्ट्स में लें, बट मेक श्योर दिन में 2 तरह के फ्रूट्स ले रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, और डाइट क्लियर होना चाहिए। उसमें क्लियर का मतलब है टॉक्सिन्स नहीं होने चाहिए, प्रिजर्वेटिव्स कम से कम होने चाहिए। तो वो डाइट आपको बेनिफिट करती है लॉन्ग टर्म में। जी, हम मैम एजिंग की बात कर रहे थे, एजिंग से सनस्क्रीन ध्यान में आया, क्योंकि सनस्क्रीन का आजकल हर कोई बोलता है कि सनस्क्रीन यूज करनी चाहिए। तो मैम सनस्क्रीन एजिंग को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है? करती है तो कैसे? सनस्क्रीन इज़ बिकम अ न्यू फ्रेंड ऑफ एवरीवन, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। अब एनवायरनमेंट चेंज हो गया है तो आपको उसका प्रोटेक्शन भी करना है। तो नाउ इट इज़ देयर इज़ ए ट्रेंड ऑल्सो एंड इट इज़ नेसेसरी ऑल्सो। सनस्क्रीन तो मस्ट है कि आपको डेली सनस्क्रीन लगाना है। अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock भी आज धूप तेज है समर्स के अंदर, तो सनस्क्रीन तो डेली आपको अप्लाई करना, और ये एजिंग से डायरेक्टली रेसिप्रोकेट करता है। कैसे? जैसे जैसे आपका एज होगा तो आपको सनस्क्रीन का डिमांड भी बहुत अच्छा लगाना है। ऐसा नहीं, इवन आपको इंडोर्स में भी सनस्क्रीन लगाना है। रेन हो रहा है, क्लाउडी डे है, तब भी आपको सनस्क्रीन लगाना है। आप विंटर्स में या फिर कहीं विंटर्स में तो भी सनस्क्रीन लगाना है। इवन आप कहीं घूमने गए हैं पहाड़ी एरिया में, पहाड़ों में, तब भी आपको सनस्क्रीन लगाना है। आई से चारों तरफ ठंड है तो भी सनस्क्रीन लगाना है। सनस्क्रीन इज मस्ट। सनस्क्रीन इतना ज़रूरी है आपके लिए, और इससे एजिंग रिवर्स होता है, क्योंकि अब उसको प्रोटेक्टिव एक लेयर है आपके लिए। तो मैम अभी आपने बात करी, क्योंकि लोगों में बहुत सारा मिथ होता है कि सनस्क्रीन हम तभी यूज करते हैं जब सन मतलब हो बाहर, क्योंकि आपने जैसे बात करी कि जहाँ पे चारों ओर स्नो है तब भी हमें सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। इवन हमें नाइट को भी अगर हम कहीं इधर उधर बाहर जा रहे हैं तो भी हमें सनस्क्रीन यूज करना चाहिए नाइट में। यस जी। तो मैम ऐसा क्यों कि लोगों एक मिथ है कि हम जब सन्स बाहर है तो हम सनस्क्रीन लगा सकते हैं, तो सनस्क्रीन बाद में भी काम करता है या सन से कोई रिलेशन होता है स्किन का? नहीं, सनस्क्रीन सन से तो रिलेशन है, क्योंकि सनस्क्रीन हमें बचाता है UVA UVB रेस से। साथ में सनस्क्रीन अगर UVA B से बचा रहा है तो साथ में वो प्रोटेक्टिव लेयर भी दे रहा है, जो हमें लैपटॉप लाइट, ब्लू लाइट से बचाता है। जैसे इंफ्रारेड लाइट्स हो गया, टिंटेड सनस्क्रीन उसके लिए हम यूज़ करते हैं, जो कि हमको इन सब चीज़ों से बचाता है। अगर हम लोग सनस्क्रीन को रेगुलर यूज़ करते हैं और 2 hourly रिपीट करते हैं और राइट फॉर्मूला में ही लेते हैं और राइट टाइप का सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, तो हमारा एज कम हो सकता है। जी मैम, एक जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन यूज करते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब कि बिल्कुल बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है उसका, जिसमें कि वो यूज़ करते हैं मिनरल सनस्क्रीन और केमिकल सनस्क्रीन, 2 तरह का, ताकि वो आपको UVA B से भी बचाएगा, प्लस आपको एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी देगा, प्लस उसमें विटामिन C भी है जो पिगमेंटेशन भी हटाएगा, टैनिंग होने नहीं देगा। तो उसकी खासियत ये है कि उसमें PA जो वैल्यू होगी उसकी +4 होगी, और SPF जो होगा उसका 50+ होगा। इस तरह का कोई सनस्क्रीन यूज़ करता है वो उसको सब तरह की जो लाइट से उससे बचाता है, और वो कंप्लीट सनस्क्रीन है जो आपको पूरी तरीके से एक अच्छा प्रोटेक्शन देता है। जी मैम, ये जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है, आज आप हमारे दर्शकों को कुछ बता सकते हैं 1-2 ऐसी सनस्क्रीन इस लेवल की जो यूज कर सकते हैं? व्हाट आई कैन सजेस्ट, जब भी आप कोई सनस्क्रीन ले रहे हो तो आप उस सनस्क्रीन को लेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इसका SPF 50+ है, तो ये अच्छा प्रोटेक्शन देता है। इसमें उसका PA वैल्यू +4 है, 4 उसमें प्लस लगे हुए हैं, तो ये एक अच्छा सनस्क्रीन है। उसमें आप देख पाते हैं कि जिंक ऑक्साइड है, टाइटेनियम ऑक्साइड है, तो ये एक अच्छा सनस्क्रीन है। और जब आप उसको अप्लाई करके देखते हैं उसमें वाइट कास्ट नहीं हो रहा ज़्यादा, वो ज़्यादा ऑयली नहीं है आपके उसका स्किन पे, तो आपको खुद पता लगेगा कि वो अच्छा एक सनस्क्रीन है जो आपको। और बहुत तरीके के, अब तो ब्रांड बहुत सारे ब्रांड्स भी हैं, और कॉस्मेटोलॉजिकल भी मतलब बहुत अच्छे से कॉस्मेटिक आ गए हैं, मतलब ब्रांड जो कि बहुत अच्छे सनस्क्रीन है जो आप कभी भी यूज़ कर सकते हो उनको। और बच्चों के लिए अलग हैं, बड़ों के लिए अलग है, इंडोर्स के लिए मैंने बात की अलग है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अलग आ गए हैं। तो ब्रॉड सनस्क्रीन तो सभी यूज़ कर सकते हैं, बट इनमें भी कैटेगराइज हो गया है कि कौन क्या ये सनस्क्रीन यूज़ कर सकता है। जी मैम, एक मिथ और सुनने को आता है कि सनस्क्रीन यूज करते तो स्किन डार्क हो जाती है, और ये बहुत सुनने को मिलता है, लाइक बहुत बेसिक हो गया कि आप हर किसी सुन लेते हैं कि जैसे सनस्क्रीन यूज करते हैं तो स्किन डार्क हो जाती है, तो क्या ऐसा सच में होता है? नहीं, होता क्या है, उस समय जो ये वाइट कास्ट या ग्रे कास्ट होता है इसी को वो डार्कनिंग मान लेते हैं, जो थोड़ी देर में रिमूव हो जाता है, या फिर उन्होंने
प्रॉपर अमाउंट में सनस्क्रीन यूज़ नहीं किया होता। जी। पेशेंट कह रहा है कि मैं सनस्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ फिर भी मैं डार्क हो रहा हूँ, मतलब एक प्रॉपर अमाउंट में सनस्क्रीन यूज़ नहीं किया, बस एक पिन पी ड्रॉप का वो सनस्क्रीन यूज़ कर रहा है फेस पे। जी। उस पी ड्रॉप में सनस्क्रीन को यूज़ करके वो आउटडोर जा रहा है, एक्सपोजर दे रहा है पूरा अच्छे से, और उसके बावजूद फिर क्या होगा, टैनिंग होगा। टैनिंग होगा तो फिर क्या बोलेगा वो कि सनस्क्रीन भी अप्लाई कर रहा हूँ फिर भी स्किन डार्कर हो रहा है। तो प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ सनस्क्रीन, उसका अमाउंट, टाइप ऑफ सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सनस्क्रीन से कोई काला नहीं होता, डार्कर नहीं होता, बट हाँ कुछ सनस्क्रीन ग्रे कास्ट छोड़ देते हैं, तो उसके लिए आप अपना सनस्क्रीन चेंज कर सकते हैं। और हमेशा सनस्क्रीन जब लगा रहे हो उससे पहले डस्ट वगैरह रिमूव करना चाहिए। अगर डस्ट या कुछ डर्ट पहले से है, ऑयलीनेस है, तो फिर वो डार्कर लगेगा शेड। जी मैम, प्रॉपर अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन कितना होता है, एक आइडियल प्रॉपर अमाउंट? अच्छा, प्रॉपर अमाउंट अगर हम बात करें तो 2 फिंगर मेथड बोलते हैं, ठीक है। मीन्स आपका जो ये इंडेक्स फिंगर है और ये मिडिल फिंगर है, इन दोनों पे आप सनस्क्रीन अच्छे से पूरा एक ना ट्यूब के साथ पूरा निकाल लो फुल। ये 2 फिंगर रूल होता है, ये आपके फुल फेस पे ऐसे अप्लाई करो आप। तो दिस इज कॉल्ड एज कि आपने पूरा अपने स्किन को, फेस को प्रोटेक्ट कर लिया। और फिर आप अपने ईयर्स को, आगे नेक एरिया को, सबको भी क्लियर आप अवॉइड करो। मैम आजकल एक जो सबसे कॉमन जो स्किन की जो भी मतलब वो लग रहा है वो है एक पिगमेंटेशन, क्योंकि आजकल हर किसी की स्किन पिगमेंटेशन हो रहा है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है? यस, पिगमेंटेशन सबसे बड़ा जो उठ के आ रहा है स्किन में, वो प्रॉब्लम हर दूसरा पेशेंट आ रहा है ओपीडी में कि पिगमेंटेशन हो रहा है। पिगमेंटेशन पहले देखा जाता है कि 30 की एज के बाद, 40 की एज के बाद, अब आजकल पेशेंट आ रहे हैं 20 की एज में, इवन 16 की एज में भी पिगमेंटेशन आ रहा है। अभी पिगमेंटेशन किस तरीके का है, एक्वायर्ड है या जेनेटिक है या बचपन से है, कॉन्जेनिटल है, तो उस पर डिफ्रेंशिएट करना होता है। लेकिन अब ये देखना है कि अगर ये एक्वायर्ड है तो क्या डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से, विटामिन सी डेफिशिएंसी की वजह से है, या सन एक्सपोजर की वजह से है, या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है, कारण क्या है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देना है। बट आजकल पेशेंट्स इसलिए भी आ रहे हैं कि जो कलर उनका है ऑलरेडी, उससे भी उनको एक कलर अच्छा चाहिए, टोन अच्छा चाहिए। तो हाइपर पिगमेंटेशन नहीं, आजकल जो देखा जा रहा है कि हर कोई अपने आप को और रेडिएंट और ग्लो बनाना चाहता है, ग्लोइंग बनाना चाहता है। जी मैम, अभी जो ग्लो की बात कर रहे थे कि जो भी दिख रहे हैं उससे मतलब और थोड़ा ब्राइटर दिखने के ऊपर है, तो एक नॉर्मल इंसान को अगर एक डर्मोलॉजिस्ट की मतलब सारी चीज़ें वो यूज करें, डाइट प्रॉपर ले, तो कितने लेवल अप स्किन टोन कर सकता है वो? स्किन टोन में टाइप तो हमेशा सेम रहेगा, हाँ, बट स्किन टोन में टू ग्रेड बोल सकते हैं या थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। अगर वो पेशेंट प्रॉपरली फॉलो कर रहा है गुड डाइट, जो प्रिस्क्राइब जो मेडिकल ग्रेड जो सॉल्यूशंस बताए हैं डॉक्टर ने वो, प्लस कुछ ऐसा ओरल थेरेपी भी आ गया है, जैसे ग्लूटाथाइन का नाम लूँगी, उसको लेने से भी पिगमेंटेशन कम होता है बॉडी का थ्रू आउट। और कुछ और भी दवाइयाँ आ गई हैं, है ना, वो भी उस पर हेल्प करती हैं। तो यस, अगर कोई डेडिकेटेड है एंड ही वांट्स, या उसका कोई ओकेज़न है या उसका नीड है, तो वो इस चीज़ें हमसे ले सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर किसी को उसकी ज़रूरत है, जिनको नीड है वो ले सकते हैं। जी, पिगमेंटेशन इतनी जो हो रही है, जो पहले बहुत मतलब 40 की एज में जाके पिगमेंटेशन होती थी, आज 20 में हो रही है, तो इतना जल्दी क्यों हो रही है पिगमेंटेशन लोगों को? सेम थिंग कि जो ये रेडिकल्स आप पे वर्क कर रही हैं बाहर से, जो ये बाहर से रेडिकल फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, या फिर पॉल्यूशंस या जो केमिकल पॉल्यूटेंट्स हैं, ये सब, इवन जो हम लोग अपना फेस पे हर कुछ अप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी DIY यूज़ कर रहे हैं, डू इट योर सेल्फ करके जो बोलते हैं, या फिर हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी प्रकार का, जैसे इन्फ्लुएंसर से बात करके कि उसको वो वर्क किया मुझे भी कर जाएगा, तो हम अपनी स्किन को एक केमिकल ट्रॉमा दे रहे हैं, ठीक है। और इवन हार्श केमिकल्स को लगाने से, एक्सफोलिएटर से करने से फिजिकल डैमेज भी कर रहे हैं। तो वी आर एक्सपेरिमेंटिंग विद अस ऑल्सो, हम अपने फेस पे बहुत सा एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। एनवायरनमेंट तो चेंज हो रहा है, जो हम बात कर चुके हैं, सन बहुत तेज़ हो गया है पहले से, उसका जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज़ हो गया है, जो सन एक्सपोजर है पहले से इंक्रीज़ हो गया है, प्लस जो हमारी जो डाइट थी जो उसको ठीक करती थी वो भी कम हो गई है पहले से। तो जो ठीक करने वाला हीलिंग प्रोसेस है वो कम हो रहा है, और जो ट्रॉमा दे रहा है वो चीज़ इंक्रीज़ हो रही है। तो ये सब चीज़ें हाइपर पिगमेंटेशन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि स्किन क्लियर नहीं हो पा रही है, क्योंकि ट्रॉमा इज़ मोर, एक्सटर्नल फैक्टर भी हो रहे हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फैक्टर भी लग रहे हैं दोनों तरफ से, ठीक है। सन रेज, पॉल्यूशन, है ना, इंफ्रारेड लाइट्स वगैरह, सराउंडिंग लाइट्स,
पूरे दिन भर ब्लू लाइट के अराउंड, कैमरा यहाँ पे है, मोबाइल का ये हमारे इतने पास है, दीज आर द रीजंस जिससे कि एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं वो भी आ रहे हैं जिससे पिगमेंटेशन हो रहा है। इवन बच्चे जो घर से बाहर नहीं निकल रहे, पढ़ाई करते हैं घर में पूरे दिन भर, और जो लेडीज़ हैं वो कह रही हैं हम बाहर नहीं जाते, लेकिन इवन उनको भी टैनिंग और हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस विजिबल लाइट और ये जो ब्लू लाइट है इसकी वजह से, ठीक है। एंड अंदर से भी हम उसको हील नहीं कर रहे क्योंकि डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं जा रहे, हीलिंग नहीं हो रही, स्ट्रेस हार्मोन इतना बढ़ा रखा है। तो दीज आर द थिंग्स जिनकी वजह से पिगमेंटेशन आ गया और वो क्लियर भी नहीं हो पा रहा विद टाइम, प्लस बाहर से फैक्टर्स लगे जा रहे हैं जो उसको इंक्रीज कर रहे हैं। तो दिस इज़ द रीज़न वाई हाइपर पिगमेंटेशन इज इंक्रीजिंग नाउअडेज। एंड बहुत एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है स्किन से जो नहीं होना चाहिए था एक्सपोजर। जी मैम, जो पिगमेंटेशन को कम करने के लिए हम क्या कुछ ऐसी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं, क्या कुछ ऐसे सप्लीमेंट हमारी रेगुलर लाइफ में हम यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं? अगर डाइट की हम बात करें तो देयर इज़ वैरायटी ऑफ रोल। अगर आप विटामिन सी ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लेमन, ऑरेंज या जो भी आपके पास अवेलेबल है, आंवला, जो भी, तो ये सब क्लीनिंग करते हैं, ठीक है। विटामिन सी इज़ ए गुड एंटी पिगमेंट। सेकेंड, अगर आप सभी प्रकार के जो है फल फ्रूट लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, बेरीज लेते हैं, तो दे कंटेन अगेन विटामिन सी, ए, ई, छोटे छोटे मिनरल्स जो उसमें वर्क करते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स लेते हैं, आप हरा खा रहे हैं, आप पीला रंग भी ले रहे हैं, आप रेड कलर भी ले रहे हैं, मतलब इस तरह के फ्रूट्स और सब कुछ आप इन्वॉल्व करें, कलरफुल डाइट है आपका, तो उसमें सब एंटीऑक्सीडेंट आ जाएंगे जो कि आपकी स्किन को पिगमेंटेशन से बचाएंगे। तो इस तरह की डाइट, प्लस अगर सप्लीमेंट की बात करें तो आजकल अवेलेबल है विटामिन ई, सी, ए, ये सब आप ले सकते हैं। इवन ग्लूटाथायोन एक जो नया नाम निकल के आया अभी हाइपर पिगमेंटेशन के लिए, बट अंडर रिकमेंडेशन आप ले सकते हैं इसको। और अगर बात करें इसके अलावा किसी चीज़ की और सप्लीमेंट्स की, तो ये ओरल फॉर्म में भी आता है, आईवी फॉर्म में भी आता है। तो आप ले सकते हैं बट अंडर सुपरविजन। मैं कभी भी नहीं बोलूँगी कि ये आप अपने आप लेने स्टार्ट कर लें, क्योंकि गॉड नोज योर मशीन, ठीक है जी। मैम, एक जो हेल्दी जो स्किन केयर रूटीन होता है वो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि जो हर कोई फॉलो कर सकता है? लाइक जो हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं, अगर एक हेल्दी स्किन केयर रूटीन फॉलो करना चाहें तो आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे? तो हेल्दी स्किन केयर में इंक्लूड क्या करना चाहिए? मल्टीपल थिंग्स नहीं, जैसे कि एक रेगुलर थिंग और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और आपके स्किन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इसके लिए आपको आपका स्किन टाइप पता होना चाहिए, स्किन का नेचर पता होना चाहिए, सेंसिटिव है या किस तरीके का है, और कितना अमाउंट अप्लाई करना चाहिए ये पता होना चाहिए। और हमें इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालनी, मल्टी थिंग्स नहीं करनी है। तो नॉर्मली हम बोलते हैं CTMS। ओके। C मीन्स क्लेंजर, T मीन्स टोनर, M फॉर मॉइस्चराइजर, S फॉर सनस्क्रीन। तो एक ये अगर नॉर्मल स्किन केयर रूटीन कोई भी यूज़ करता है, चाहे एक बच्चा यूज़ करता है चाहे बड़ा, तो उसकी स्किन काफ़ी क्लियर रहेगी। बट इफ़ नीडेड, जैसे एज के साथ उसको कुछ और ऐड करना है तो ही एंड शी कैन यूज़ पेप्टाइड्स, इसमें वो डाल सकता है। पेप्टाइड्स ग्रोथ फैक्टर्स भी आते हैं, वो यूज़ कर सकता है। और विटामिन C भी ऐड कर सकता है, डिपेंड ऑन द नीड। जी। तो मैम, अभी आपने जैसे बताया टोनर, तो टोनर और एक सीरम होता है जो मतलब नाइट सीरम, डे सीरम, आजकल हम जाते हैं बहुत देख रहे हैं हम सोशल मीडिया पे कि ये डे सीरम है, ये नाइट सीरम है, तो बहुत चल रहा है। तो जो एक कॉमन है कि भाई हम कोई भी दर्शक जैसे अगर लेना चाहे अगर नॉर्मल टोनर या जो भी सीरम वगैरह, तो वो कैसे पहचान करे उस चीज़ की? क्योंकि आजकल मार्केट में हज़ारों लाखों की तादाद में स्किन की चीज़ें वो है। राइट जी बिल्कुल सही। सबसे पहले ये देखना है कि उसमें इंग्रेडिएंट क्या है पीछे। एक आप जब भी कोई ट्यूब लेते हैं तो उसमें पीछे इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं, तो वो जो उसके अंदर जो सॉल्ट है वो देखना है कि वो आपको सूट करता है कि नहीं करता है। और उसमें 3-4 चीज़ें होती हैं। जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप बुद्धू नहीं बने, क्योंकि आजकल मार्केट में इतना ब्यूटी आइटम्स को लेके इतना कंपटीशन हो गया कि मेरी चीज़ अच्छी है, ये ले लो वो ले लो। तो कह रहे हैं कि नया कुछ लेके आए इसलिए ले लो, ये उससे बेहतर है इसलिए ले लो, इसमें इतनी सारी चीज़ें इसलिए ले लो, इसलिए नहीं लेनी है। उसमें देखना है ये FDA अप्रूव्ड है कि नहीं है, ये डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है कि नहीं है, इसके स्टडीज़ हैं कि नहीं है। तो पूरा उस पर आपको देखना है ये 3 चीज़ें हैं या कुछ भी इसमें से एक है तो हमको लेनी है। ऐसे नहीं कि एडवर्टाइजमेंट हुआ एंड उसको हमने बहुत सारा उसको यूज़ कर लिया, क्योंकि पता नहीं है उसमें क्या है। तो
पता होना चाहिए कि ये चीज़ें देखनी है हमें उसके अंदर। जी, आजकल मैम हम देख रहे हैं मार्केट में जो कोरियन स्किन केयर के नाम से बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चल रखा है। तो कोरियन स्किन केयर जो रूटीन है उसमें सच में ऐसा कुछ है हटके है या फिर चीज़ें सेम ही है? अगर मैं कोरियन स्किन की बात करूँ तो कोरियंस की तो स्किन ऑलरेडी वैसे भी बहुत अच्छी है एंड दे गिव मतलब कह सकते हैं पूरा दिन वो 7 स्टेप प्रोसीजर करते हैं और उनके पास वो फुल डे उस चेहरे पे काम करते हैं। कोरियन स्किन का मतलब है कि फ्लॉलेस स्किन, बट ये कभी इंस्टेंट नहीं आएगी। कोई एक कोरियन मास्क लगाने से नहीं आएगी, कोई कोरियन पैक लगाने से नहीं आएगी, या फिर कोई एक इसका प्रॉपर एक ट्रीटमेंट लेना होता है। तो यस यू कैन गो टू कोरियन स्किन, मतलब वहाँ तक पहुँच सकते हो, जिसको कहते हैं ग्लास ग्लो स्किन। मतलब आपकी स्किन में ऐसा लग रहा है कि आपका आर पार दिख रहा है, एक हेल्थ दिख रही है, एक नॉर्मल स्किन दिख रही है जिसमें कोई भी पिंपल्स या पिगमेंटेशन या किसी वो हो सकता है, बट उसके लिए चाहिए वही कंसिस्टेंसी पूरा और राइट प्रोडक्ट्स का यूज़ और वेस्टेज नहीं करना, कि हम कभी कभार एक्स्ट्रा भी लगा लेते हैं, ठीक है, और फिर क्या होता है कि उससे डैमेज हो सकता है। तो हमें बिल्कुल रिकमेंडेड डोजेस राइट टाइम पे और कंसिस्टेंटली यूज़ करनी चाहिए। तो हम कोरियन स्किन में भी जा सकते हैं, वही ग्लास ग्लो स्किन बोलते हैं उसी को, बट इट विल टेक नॉट अ फ्यू डेज, एक जर्नी है जिसमें फ्यू मंथ से लेकर ईयर्स तक लग जाते हैं जी। तो कोई आपको कहता है एक दिन में गोरा कर दूंगा तो मना कर देना। वैसे मैम मुझे लगता है कि जो कोरियन स्किन टोन है वो ऑलरेडी आई थिंक हाइयर है। हाँ, जो एज ए इंडियन जो अपनी इंडिया या एशियन जो स्किन टोन है वो एक आइडियल किस लेवल पे है अभी? एशियन स्किन को मोस्टली हम कहते हैं टाइप 3 एंड 4 ग्रेड करते हैं। टाइप 3 एंड 4 में मेलानिन ज़्यादा होता है, तो सन से तो हमें अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन इसमें पिगमेंटेशन जल्दी होता है। पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं, मीन्स जैसे हल्की सी चोट लग गई, हार्श सब्सटेंस कुछ लग गया तो उसमें पिगमेंटेशन जल्दी आ जाएगा। तो इसलिए एशियन स्किन को प्रोटेक्शन ज़्यादा रखना होता है, ठीक है, और मतलब हार्श चीज़ें नहीं यूज़ करनी होती। तो मैम अभी जैसे आपने बताया कि अपनी जो स्किन टाइप की जो ग्रेडिंग है वो 3rd या 4th है, तो मैम जो हाईएस्ट होता है 10 की ओर जाएंगे तो वहाँ पे कौन कौन सी कंट्री जाती है? स्किन टाइप होता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर जितना हम ट्रॉपिक के पास जाएंगे, ट्रॉपिकल एरिया में, वहाँ हमको डार्कर लोग मिलेंगे। जैसे बात करूँ कीनिया, साउथ अफ्रीका, इन स्टेट्स में आपको डार्कर स्किन मिलेगा, बट हम इनको डार्कर स्किन नहीं कहते स्किन ऑफ कलर, ओके, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे कलर में तो डिफरेंस आ रहा है कि उनका मेलानिन थोड़ा ज़्यादा बन गया है, बिकॉज उनका क्लाइमेट ऐसा है, प्रोटेक्शन के लिए ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है उनका। ये ऐसा नहीं है कि वो ऐसे हैं, क्योंकि उनका क्लाइमेट ने उनको ऐसा बनाया है प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली स्किन में सनरेज डायरेक्टली आ रहे हैं, तो प्रोटेक्शन के लिए वहाँ मेलानिन ज़्यादा है। ऐसे ही जैसे हमारी अगर बात करें इंडिया में, तो जो लोग राजस्थान एरिया में हैं, ठीक है, वो थोड़े से डस्की कलर के हैं, उनका स्किन कलर, क्योंकि वो ट्रॉपिक के पास में आ गया अगेन, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि किस एरिया से आप हैं, आपकी जेनेटिक्स कैसी है, इस पे डिपेंड करता है आपका स्किन टाइप जी। और मैम स्किन ग्रेडिंग में मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड नंबर 1 की ओर जाए तो वहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज हैं? रशियन कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, इवन कुछ चाइना में भी है। मतलब ग्रेडिंग हर जगह मिलेगी आपको, ये हर जगह मिलेगी, बट मेजोरिटी उस जगह है जी जो जितना आइस की तरफ है, ऊपर की तरफ है, ठीक है, पोल्स की तरफ है, वहाँ पे आपको क्या मिलेगी, अच्छी टाइप ऑफ स्किन मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे सन एक्सपोजर ज़्यादा नहीं है जी। मैम इससे ध्यान है मेरे को, अभी जैसे इंग्लैंड के जो लोग होते हैं जो यहाँ पे अपने घूमने भी आते हैं, बहुत सारे फॉरेनर्स, तो उनका स्किन वाइट होता है, 1 टाइप 2 टाइप मान लो, 2 या फिर वो 3 में जा रहे होते हैं क्योंकि फ्रैकल्स वगैरह, बट उनका रेडियस मतलब रेड पूरा स्किन वो तो उनके चैलेंजेस अलग हो गए ना। आपको प्रोटेक्शन दे दिया तो आपकी स्किन क्या हुई, मजबूत हो गई, उसमें कैंसर्स नहीं होंगे, फ्रैकल्स नहीं होंगे। उनका स्किन फेयर है तो उसमें फ्रैकल्स हो गए, पिगमेंटेशन आ जाता है जल्दी से, उनकी एजिंग जल्दी होती है वेस्ट में एजिंग जल्दी होती है इसीलिए, क्योंकि उनके पास प्रोटेक्शन नहीं है ना। मैम भी कैंसर की बात हुई तो स्किन कैंसर भी मैम आजकल बहुत देखने को मिल रहा है, तो स्किन कैंसर मैम कहाँ से होता है और जिस इसके अर्ली साइन है वो क्या है जो हमें हर किसी को ध्यान रखनी चाहिए? अगर स्किन कैंसर को हमको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही जो चीज़ मैंने आपको बताई कि एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, सन की रेज और इंटेंस हो गई है इन कंडीशंस के अंदर, और आपकी हीलिंग नहीं हो रही अंदर से, है ना, आपकी स्किन रिपेयर नहीं हो रही, तो इन कंडीशंस में अगर कोई भी ऐसा लीजन है जो हील नहीं हो रहा, ठीक है, जिसका
जो आपको बचपन से था लेकिन उसका कलर चेंज हो गया, जी, उसका शेप चेंज हो गया, उसके रंग में परिवर्तन आ गया, उसमें खुजली होना शुरू हो गया, उसका टेक्सचर चेंज हो गया, स्केलिंग हो गई उसके ऊपर, तो किसी तरह का बदलाव आए और एकदम सडन आए तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये स्किन कैंसर के साइन है। या फिर कोई ऐसा लीजन जो बहुत समय से आपकी बॉडी में है और ना तो वो बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो भी एक बार दिखा लेना चाहिए। स्किन कैंसर्स मेलानोमा वाले भी होते हैं, नॉन मेलानोमा भी होते हैं। मेलानोमा मतलब जिसमें कि कलर हो, और ये डेंजरस वाला होता है, ये बहुत जल्दी स्प्रेड करता है, ये मंथ्स में स्प्रेड करता है। तो जब भी आपको कोई ब्लैक कलर का निशान हो और वो थोड़ा स्प्रेड हो रहा हो, स्पेशली पाम सोल्स में, तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, ये मैंडेटरी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेलानोमा से डेथ हो सकती है। यही ऐसे स्किन कैंसर हैं जो सबसे जल्दी स्प्रेड होते हैं और कैन लीड टू डेथ। जो BCC हो गए, बेसल सेल कार्सिनोमा या स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, वो थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं। उनकी पहचान होती है कि वो फेस पे ज़्यादा होते हैं या फिर उसमें अल्सर्स हो जाते हैं, उनकी ये पहचान होती है। तो किसी तरह का निशान हो जो बहुत लंबे समय तक हो, एक बार दिखाने में कोई लापरवाही नहीं बताती, एक बार दिखा देना चाहिए उसको ना। मैम, जो स्किन केयर जो अपने जो रूटीन में जो भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्या उनसे भी स्किन कैंसर हो सकता है? अगर वो वही चीज़ बोली FDA अप्रूव्ड है, स्टडीज़ हुई हैं उन पे और डर्मेटोलॉजी टेस्टेड है, वो सेफ़ है। और आप प्रोडक्ट का हमें नहीं पता, क्योंकि उसमें क्या मिला है क्या नहीं, यस कर सकते हैं। मैम, आजकल एक ना फिलर और बोटॉक्स वाला का बहुत चल रहा है, एक ट्रेंड चल रहा है, तो उससे क्या बेनिफिट होता है? फिलर और बोटॉक्स दोनों ही यूथफुल लुक के लिए कॉस्मेटिक प्रोसेस है। बोटॉक्स लोशन फॉर्म में आता है जिसको इंजेक्ट करते हैं और स्किन में जो भी आपके एक्सप्रेशन लाइंस बन जाते हैं, जैसे फ्रो लाइंस हैं, क्रोर फिट्स हैं, यहाँ पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, इसके साथ नाक के पास स्माइल लाइंस आ जाती हैं, इन सबको वो रिड्यूस कर सकता है अगर राइट टाइम पे आप उसको यूज़ करते हो। तो उससे आपका स्किन यूथफुल लगेगा, झुर्रियाँ चली गई तो यूथफुल लगेगा, और एक रेडियंस भी आ जाता है उससे। ठीक है, बोटॉक्स को कॉस्मेटिक भी यूज़ करते हैं और बोटॉक्स के मल्टीपल यूज़ और है। जैसे पैरों में, हाथों में किसी को बहुत पसीना आता है तो उसके सॉल्यूशन के लिए भी हम बोटॉक्स यूज़ करते हैं। किसी को सर्वाइकल पेन हो जाता है उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। किसी के यहाँ पे TM जॉइंट के अंदर स्प्रेन आ जाते हैं, या फिर किसी तरह का न्यूरैल्जिया होता है, इस कंडीशन में हम बोटॉक्स को यूज़ करते हैं। तो बोटॉक्स मल्टीपल थिंग में यूज़ होता है। बोटॉक्स केवल कॉस्मेटिक नहीं, बट कॉस्मेटिक में भी वो बहुत फेमस नेम है और चलता है, बहुत अच्छा चलता है और इससे रिजल्ट्स हैं, ऑन द स्पॉट है। तो बोटॉक्स एक ईजी वे जिससे आप अपना चेहरा बहुत सुंदर बना सकते हो। वहीं एक और इंजेक्टेबल आया है जो कहते हैं फिलर्स, जो स्किन में फिल करता है। जैसे आपका विद एज फैट चला जाता है, स्किन सैग हो जाता है, अंदर का इलास्टिक टिश्यू है वो कम हो जाता है एज के साथ, तो उसको हम रिफिल कर सकते हैं थ्रू फिलर्स। फिलर्स को रिफिल करेगा, रिकाउंटरिंग करेगा आपकी फेस की, एक टाइटनिंग देगा फेस को, एक वॉल्यूम देगा, एक यूथफुल लुक देगा, प्लस हाइड्रेशन देगा, कोलेजन बूस्ट करेगा। तो फिलर्स के भी मल्टीपल रीजंस हैं यूज़ करने के। तो ये दोनों चीज़ें ही कॉस्मेटिक के लिए आप यूज़ कर सकते हो। कॉस्मेटिक के लिए अगर डिमांडिंग है, आपको नीड है, तो आप यूज़ कर सकते हो। ओवरऑल मैम, ये मतलब फिलर जो होता है वो आपकी एंटी एजिंग में हेल्प करता है, आई थिंक, है ना? ये दोनों ही एंटी एजिंग प्रोसेस जी। अभी मैम रिसेंटली बॉलीवुड में एक अनफॉर्चुनेट सिनेरियो हुआ, जो एक्ट्रेस शेफाली वो जेलीवाल थी, वो अभी एक्सपायर कर गए, तो उसका भी कहीं ना कहीं एंटी एजिंग से चीज़ें निकल के आ रही हैं कि उन्होंने यूज़ किया था। तो क्या एंटी एजिंग के जो प्रोडक्ट होते हैं वो सच में इतने डेंजरस हो सकते हैं? नहीं, बट अगर आप यूज़ कर रहे हैं एंटी एजिंग बिना किसी सलाह के, कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई भी DIY थेरेपी आप यूज़ कर रहे हैं बिना किसी भी परामर्श के, तो वो तो लॉन्ग टाइम में या लॉन्ग रन में कुछ ना कुछ डैमेज कर सकता है। तो वही चीज़ यूज़ करनी है एंटी एजिंग के लिए जो डर्मेटोलॉजिकल रिकमेंडेड हो, जैसे कि जो अंडर गुड सुपरविज़न हो, एक्सपर्ट के अंडर हो, तभी यूज़ करना चाहिए। तो उसमें जैसे आपने बात की फिलर्स, बोटॉक्स, इवन मेडिकल ग्रेड की कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं, वो भी एंटी एजिंग वर्क करते हैं अगर आप राइट टाइम पे स्टार्ट कर दो तो। ठीक है, प्लस बहुत सी थेरेपीज़ हैं, लाइक लेज़र्स आ गए, लाइट के डिवाइस आ गए, लाइट थेरेपीज़ आ गई, रिजुनेशन की थेरेपीज़ आ गई हैं। एक जो सबसे रिसेंट चल रहा है हाइफू, मतलब अल्ट्रासाउंड, हाईली इंटेंस फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वेव से भी आप अपनी स्किन को रिकाउंटर कर सकते हो। तो सेफ ऑप्शंस आप चूज़ करो, राइट एक्सपर्ट के अंडर चूज़ करो, तो ये हार्म नहीं कर सकता। ठीक है, ये बहुत सेफ है।
ओरल सप्लीमेंट्स भी अगर आप एंटी एजिंग के लिए ले रहे हो, कोलाजन ले रहे हो या कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो, तो वो भी आप एक अमाउंट में लें, राइट सुपरविज़न में रहें, तो हार्म नहीं करता है। जी मैम, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे फिलर्स की और बोटॉक्स की, जो कि एंटी एजिंग में वो करते हैं, तो अगर कोई मतलब एक लिमिट से ज़्यादा अगर फिलर और बोटॉक्स यूज करता है तो क्या वो चीज़ें डेथ तक पहुंच सकती है? डेथ तो नहीं हुई कभी बोटॉक्स से, फिलर से किसी की, बट यस जब भी हम एक्सपर्ट हैंड में नहीं है, मतलब एक्सपर्ट के हैंड में नहीं है और किसी से भी XYZ से लगवा रहे हैं। आजकल बहुत से सैलून पीपल हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो 3 इयर्स के कोर्स कर देते हैं या 2 ईयर का कोर्स करके आते हैं, आप उनसे अपना स्किन उनको सौंप देते हो और वो उस पर कुछ भी कर रहे हैं तो कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप ब्रॉड मतलब जो भी सर्टिफाइड लोग हैं, ये लाइसेंस्ड लोग हैं जिन्होंने इस पर बहुत वर्क किया है 15-20 ईयर्स, तो आप सेफ हैंड में, तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं कर सकती। लेकिन आज तक डेथ नहीं हुई है बोटॉक्स फिलर से कभी किसी। जी मैम, जो बॉलीवुड के जितने भी स्लैब्स हैं और आजकल हम देख रहे हैं इन्फ्लुएंसर भी, तो मोस्टली सभी एंटी एजिंग पे बहुत फोकस कर रहे हैं। तो ये मतलब इतना एंटी एजिंग के लिए क्यों? बिल्कुल, मैंने भी सुना है और ऐसा हो भी रहा है कि कमिंग अप जो ये ब्यूटी जो सिस्टम है या कह सकते हैं ये मार्केट है, ये राइज कर रहा है 100-fold, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू लुक यूथफुल, सबको अपना एज कम दिखाना है, तो उसके लिए शॉर्टकट्स नहीं अपनाइए, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट भी यूज़ करिए, प्लस लाइफस्टाइल पे, डाइट पे भी वर्क करना है साथ में। तो पूरा मेंटल, फिजिकल और इमोशनल पूरा वर्क करना है, ताकि वो एंटी एजिंग पूरा वर्क हो उस पर, ग्रूमिंग पे भी, स्टाइलिंग पे भी। केवल एंटी एजिंग पे नहीं जाएं, और अगर चाहें तो एंटी एजिंग में बोटॉक्स, फिलर्स तो हैं ही, मेडिकल ग्रेड सॉल्यूशंस भी हैं, साथ में जो ट्रीटमेंट लाइन है, जो मशीन्स जो नई आ गई है, जो अप्रूव्ड है, USFDA अप्रूव्ड है या कहीं से भी अप्रूव्ड है, जो रिलायबल सोर्स है, वहीं से यूज़ करवाइए, तो उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। जैसे फ्रैक्शनल लेज़र है, अच्छा है वो बहुत। हाइफू जो मैंने बात की, जिससे ऑन द स्पॉट, ऑन द काउच आप अभी कराएंगे 7 मिनट्स में आपको रिजल्ट आ जाएगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट दिखाती हैं और साइंटिफिकली रिसर्च्ड प्रोडक्ट है, उसके पीछे एक साइंस है, ठीक है जी। हाइफो का मैम जैसे अभी बात कर रहे थे मैम, आपकी इनिशियल रिजल्ट आ जाते हैं उसके, तो उसके मैम क्या क्या रिजल्ट आते हैं अगर हाइफो यूज कर रहे हैं? हाइफू का अगर हम बात करें तो हाइफू है हाईली फोकस्ड, हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड, मीन्स हाई फोकस्ड अल्ट्रासाउंड वेव से, अल्ट्रासाउंड तो डैमेज नहीं करता है, इवन प्रेगनेंसी में भी हम लोग यूज़ करते हैं, तो दैट अल्ट्रासाउंड वेव्स कॉज न्यू कोलेजनेसिस, नया कोलेजन फॉर्म होता है। तो उससे क्या होगा, प्लम्पी लुक हो जाएगा, रीक काउंटरिंग होगा, जो भी फेस है उसकी लिफ्टिंग, टाइटनिंग हो जाएगा, ठीक है, और कुछ मिनटों में, बिना किसी पेन के, बिना किसी इंजेक्टेबल के। तो ये अभी फ्यूचर में ये जो टेक्निक आ रही है, ये बहुत अच्छी है और सेफ भी है। जी मैम, कोलेजन की बात करते हैं, कोलेजन भी बहुत ट्रेंड कर रहा है, तो एक सही एज क्या है जब इंसान, मतलब हर एक इंसान को कोलेजन यूज करना चाहिए? कोलेजन ट्रेंडिंग है, सभी लोग लेना चाहते हैं, लेकिन लेना क्यों है जब आपके पास आपके फूड आइटम्स में तो अगर आपका फूड अच्छा है, आपका डाइट अच्छा है, उसमें सफिशिएंट बेरीज हैं, कुछ सैलेड्स हैं, ग्रेन्स आप अच्छे से ले रहे हो, इन सब में कोलेजन पार्ट है, तो अगर वो आप अच्छे से ले रहे हो आपका डाइट, तो वो कोलेजन दे देगा आपको। बट क्योंकि एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है आपका, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, कोलेजन डिमिनिश्ड हो रहा है, तो फिर आपको यूज़ लेना है सप्लीमेंट ऑफ कोलेजन। तो कोलेजन मतलब बहुत तरीके के आते हैं, चॉकलेट फ्लेवर, वनीला फ्लेवर, तो आप वो यूज़ कर सकते हो अर्ली मॉर्निंग, कभी भी, पूरे दिन भर में आप कोलेजन कभी भी ले सकते हैं, 2 स्कूप ले लो डेली, सफिशिएंट होता है। और कोलेजन से मैम क्या क्या स्किन में क्या क्या इफेक्ट दिखते हैं यूज करने से? कोलेजन स्किन ही नहीं, कोलेजन पूरी बॉडी के लिए अच्छा है। ओके, आपके जॉइंट्स के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, आइज़ के लिए अच्छा है, हेयर्स के लिए अच्छा है, कोलेजन पूरी बॉडी के लिए अच्छा है। तो कोलेजन तो हर फॉर्म में आपके लिए बेनिफिशियल है। मैम अक्सर एक चीज़ और देखी गई है कि जो मेंस होते हैं उनकी एजिंग बहुत फास्ट होती है कंपेयर वुमेंस के, तो क्या ऐसा सच में? हाँ, कुछ सच है इसमें। बिफोर 50 की बात करें तो सच है, क्योंकि फीमेल्स में एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है, जिसको ब्यूटी हार्मोन बोलते हैं, वो फीमेल्स को बचाता है एजिंग से। ओके, बट आफ्टर मीनोपोज वो हार्मोन कम हो जाता है, तो
आफ्टर 50s बोले, एक एवरेज लेके चल रहे हैं आजकल तो 45-50, फिर फीमेल की एजिंग इंक्रीज हो जाती है। और ये भी देखा गया है हार्मोन भी प्रोटेक्ट करता है, दूसरा फीमेल्स आउटडोर वर्क कम करती हैं एंड मोस्ट ऑफ फीमेल्स अपना ध्यान रख रही है, सनस्क्रीन लगा रही है, फॉलो कर रही है डर्मेटोलॉजिस्ट को। जी मैम, क्या डर्मेटोलॉजी जो फील्ड है, इसमें आने वाले टाइम में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है जो आपको बहुत एक्साइटेड कर रही हो? डर्मेटोलॉजी तो एवर इवॉल्विंग है, मतलब इसका कोई एंड नहीं है, आप इसमें कितना भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत टेक्निक आ रही है, जो अभी रिसेंट जो बहुत अच्छी टेक्निक जो मुझे लगती है वो आ रही है पर्सनलाइज्ड केयर सिस्टम, जिसमें कि आप कुछ एनालाइजर मशीन्स हैं जिनसे आपके फेस को एनालाइज करेंगे, कहाँ डिफेक्ट है, क्या रिक्वायरमेंट है ना, डायग्नोसिस होगा पूरा एनालिसिस होके, फिर कितना अमाउंट में क्या प्रोडक्ट यूज़ करने, वो सब उसी में ही AI मतलब आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसी से बना हुआ है कुछ। और उसके साथ उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसमें वो सेकेंडरी आपकी लाइफस्टाइल पे भी वर्क करेगा, डाइट पे भी वर्क करेगा। तो इस तरीके से पर्सनलाइज्ड केयर सिस्टम है, डिज़ाइन हो रहा है, वो आ भी रहे हैं, तो वो थोड़े से मुझे अट्रैक्ट भी करते हैं। और मुझे लगता है ये अगर फ्यूचर में आते हैं तो ये कुछ नया ला के देंगे बच्चों को, जो आजकल के बच्चे जिनको हैबिट्स नहीं है या जो एक नीड में है कि ग्रो भी करना चाहते हैं बट टाइम नहीं है और उनका सारा फोकस वहीं से है, तो अगर वो AI उनको गाइड कर देगा तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट रहेगा उनके लिए। मैम आजकल जो सबसे जो कॉमन चीज़ है वो है हेयर फॉल। आजकल 20 से लेके 50 के तक हर किसी को हेयर फॉल हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये मैम, ये कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और इसका मेन रीज़न क्या है, ये क्यों हो रहा है? सो आप बहुत सही कह रहे हैं, हेयर फॉल हर सेकंड पेशेंट को हो रहा है। हमारी OPD में जो भी पेशेंट आ रहा है, सेकंड पेशेंट इज़ कमिंग विद द हेयर फॉल। और पोस्ट कोविड तो हमने इतना इसका OPD इंक्रीज़ हो गया था कि हमें लगा कि हेयर्स के पेशेंट एकदम से इंक्रीज़ क्यों हो गए। सबसे बड़ा कारण निकल के आया स्ट्रेस, सराउंडिंग स्ट्रेस, केमिकल्स, जो हम केमिकल्स बालों में लगाते हैं। एक सबसे बड़ा मिथ है कि ऑयल लगाना चाहिए, तो डिफरेंट टाइप के ऑयल से एक्सपेरिमेंट करना, केमिकल्स से एक्सपेरिमेंट करना, डाइस से एक्सपेरिमेंट करना, सीरम से एक्सपेरिमेंट करना, क्लीनिंग नहीं रखना राइट, ठीक है, ये सब चीज़ें निकल के आई हैं। स्ट्रेस निकल के आया है, डाइट में कमी। पहले प्रेगनेंसी के बाद हेयर फॉल होता था या कुछ लोगों को हेयर फॉल होता था, कोई बीमारी हो जाए जी। तो बीमारी क्रॉनिक, कोई भी क्रॉनिक बीमारी हो, डायबिटीज़, थायराइड, ये कॉमन कारण है हेयर के, ठीक है। तो जिस हिसाब से मॉडर्न हम वर्ल्ड में आ रहे हैं तो बीमारियां वैसे इंक्रीज़ हो रही हैं, थायराइड इंक्रीज़ हो रहा है, डायबिटीज़ इंक्रीज़ हो रहा है, ऑटोइम्यून डिजीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसके साथ साथ हेयर फॉल भी, हेयर लॉस भी इंक्रीज़ हो रहा है। इवन हम एक टर्म यूज़ करते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, मीन्स अनुवांशिक आपके हेयर जाते हैं, जैसे कि 40s या 80s में देखते थे यहाँ पे गंजापन आ रहा है, यहाँ पे गंजापन आ रहा है, हमारे जो भी ग्रैंडफादर्स हैं उनको, वैसा गंजापन आजकल 17-18 की एज में आ रहा है जी। क्योंकि उस लाइफस्टाइल, डाइट और उन सब चीज़ों से आपके एंड्रोजन्स बढ़ रहे हैं, और 17 की एज में जहाँ हेयर्स यहाँ आने चाहिए वहाँ यहाँ लॉस हो रहे हैं उसको। तो ऐसा हो रहा है, दिस इज़ रियल वर्ल्ड इमेज, ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। इवन मेल्स में नहीं, फीमेल्स भी हेयर लॉस लेके आ रही हैं, फीमेल्स भी हेयर लॉस लेके आ रही हैं, लड़कियाँ अनवांटेड हेयर्स लेके आ रही हैं फेस के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे भी लॉस हो रहा है और अनवांटेड हेयर्स, PCOD की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सब लाइफस्टाइल डैमेज है, इसकी वजह से हो रहा है। तो हमें, मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ स्किन केयर या हेयर केयर से हो जाएगा, इसमें हॉलिस्टिक अप्रोच करना पड़ेगा, तभी हेयर लॉस रुकेगा और हेयर पे वर्क कर सकते हैं। मैम इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? लाइक जैसे एक 15 या 16 ईयर का एक मतलब कोई भी यंग वो है किड है, तो उसको भी हेयर फॉल हो रहा है, तो वो कैसे कंट्रोल कर सकता है? अगर 15-16 की एज में मेरे पास कोई बच्चा आ रहा है या कोई, तो सबसे पहले मैं कुछ टेस्ट है, इन्वेस्टिगेशन है, वो करवाऊंगी कि उसमें कारण क्या है, कि उसमें उसका आयरन कम है, उसको कोई थायराइड तो नहीं है, कोई मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी तो नहीं है, आयरन की कमी तो नहीं है। काउंसलिंग करूँगी, कोई क्रॉनिक स्ट्रेस तो लेके नहीं बैठा, कोई सिस्टमिक डिजीज़ तो नहीं है, तो एक की पूरा एवेल्यूशन करेंगे कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अंदर। जब पता लगेगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर क्या कारण हो सकते हैं वो देखेंगे। कोई
टॉपिकल देखेंगे कि भाई वहाँ स्कैल्प में कोई सिबोरिक पार्ट या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, स्कैल्प तो क्लीन है कि नहीं है, उस पर कोई नेट्स तो नहीं है. तो दे आर मल्टीपल रीजन फॉर हेयर फॉल या हेयर लॉस इन 15 और 16. तो हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, देयर आफ्टर हम उसको मिटिगेट करेंगे, उसको हटाएंगे. जी मैम, एक जो न्यूट्रिशन जो डेफिशिएंस है वो कैसे कंट्रीब्यूट करती है हेयर फॉल वाले में? बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो हमारे हेयर्स हैं ये सब क्या है, प्रोटीन से तो बने, अमीनो एसिड से तो बने हुए, क्रेटिन क्या है. तो अगर डाइट अच्छा नहीं है ना तो बाल मजबूत नहीं बनेगा. चाहे आप कितनी भी दवाइयाँ खिला लो. मैं अपने हर पेशेंट को काउंसिल करती हूँ कि ये जो दवाइयाँ हैं ये खाद की तरह है, ये सिर्फ मैन्योर है, कुछ समय तक हम दे सकते हैं. आपको अपना डाइट, अपना हाइड्रेशन, अपना एक्सरसाइज, अपना रूटीन पे ही वर्क करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नॉन नेगोशिएबल है. अगर अपने डाइट अच्छा नहीं है तो चाहे कितने भी सप्लीमेंट दे देंगे वो ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी एक नीड है. जी ना जी. आजकल मैम हेयर फॉल को हार्मोन इनबैलेंस से बहुत कनेक्ट किया जाता है. तो उससे कितनी सच्चाई है इस चीज़ में? हार्मोनल चेंजेस मतलब स्ट्रेस हार्मोन बिल्डअप हो रहा है, वो एक बहुत बड़ा कारण निकल के आ रहा है. इवन जो नॉर्मल हार्मोन्स है वो भी चेंज हो रहे हैं. जैसे हमने बात की अभी एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की, तो एंड्रोजेंस बढ़ रहे हैं बच्चों में, उसकी वजह से जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया वो बढ़ रहा है. फीमेल्स में उसकी कमी हो रही है तो उनको हेयर फॉल हो रहा है. ठीक है. स्ट्रेस हार्मोन इटसेल्फ पूरे बालों का मतलब एकदम बेसिक जड़ से बाल जा रहे हैं लंबे समय से और लॉस होता जा रहा है. तो सारे हार्मोन्स का तो एक हार्मोन्स प्ले मेजर रोल, और उसको आपको बैलेंस करना ज़रूरी है. जी मैम, जो हेयर फॉल हो रहा है तो हम हेयर ग्रोथ के लिए ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफस्टाइल में ऐड ऑन करें जिससे हेयर ग्रोथ हो? सबसे पहली चीज़ जो मैं हर पेशेंट को बोलती हूँ, ऑयल अवॉइड करो. ऑयल का कोई यूज़ नहीं है आपके बालों में. सेकंड, शैम्पूइंग करो हर 3rd डे. समर्स है तो हर 2nd डे. 4th, एक अच्छा सिरम जो आपके हेयर को पूरा प्रोटेक्ट रखे वो यूज़ करें. इफ़ नीडेड कोई दवा की ज़रूरत है तो फिर आप कोई जैसे हेयर ग्रोथ फैक्टर यूज़ करते हैं बालों के अंदर. 4th, एक अच्छा डाइट एंड ब्रीदिंग, गुड ब्रीदिंग, ये सब इम्पॉर्टेंट है. और मूवमेंट्स, क्योंकि फुल डे जो बच्चे हैं या जो भी जॉब में हैं या जो भी लोग हैं वो फुल डे ऐसे बैठे, कंप्यूटर पे वर्क हो गया, स्टडीज़ का वर्क हो गया, ऐसे हमने फूड ले लिया, ऐसे हम पिलो लगा के सो गए, तो हमारे मूवमेंट्स ऑफ हेड ज़्यादा अच्छे नहीं है. तो कोई आसन आप कर सकते हो, आप आसन करिए. तो हेड का सर्कुलेशन बढ़ना है, चाहे वो हल्के हाथ से आप मसाज करके जिन पम्प से, या फिर आप इसमें कोई योगा ज्वाइन करके उससे आप इसमें हेल्प ले सकते हो. जी मैम, हेयर फॉल के लिए अभी ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट अवेलेबल है अभी मार्केट में जिसके एक्चुअल में रिजल्ट हो? हेयर फॉल के मल्टीपल आ गए. जैसे हम बात करें अभी मिनॉक्सिडिल तो एक पुराना नाम है, उससे तो हेयर गेन होता है, बट वो आप यूज़ करें हमेशा अंडर सुपरविज़न, क्योंकि वो कब स्टार्ट करना है, कितने अमाउंट में स्टार्ट करना है, उसको धीरे धीरे कैसे छोड़ना है, ये एक डर्मेटोलॉजिस्ट बता सकता है. वो भी आपकी स्किन को देख कर, मतलब स्कैल्प मतलब सर की स्किन को देख सकते हैं. दूसरा प्रो कैपेक्सिल है, डेंसिल है, डेंसिल है, इवन अब कैपीलोंगा आ गया. ये बहुत तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो आप हेयर में यूज़ कर सकते हो. एक नया नाम निकल गया है रोज़मेरी ऑयल, ये भी इफेक्टिव है. तो ये सब प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हो हेयर के अंदर. यस मैम, हेयर ग्रोथ हम किसी भी एज तक कर सकते हैं या कोई सर्टन एक एज होती है कि अपन वहाँ तक ही हेयर ग्रोथ कर सकते हैं? 40s के बाद थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, इवन 60s के बाद तो नहीं होती. बिफोर दैट भी इट्स पॉसिबल, लेकिन कोशिश करेंगे कि 40 से बिफोर ही हम उसको डन करें. मैम, एक बहुत टाइम से एक जो बहुत कॉमन चीज़ जो सुनने को आ रही है कि अगर अपन पूरे हेयर अपन क्लीन करा देते हैं तो वापस जो न्यू हेयर आते हैं वो बेटर हेयर ग्रोथ होती है उनसे. ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि आप पूरा बाल्ड करा लोगे बालों को तो हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी आ जाएगी. हाँ, अच्छी आ सकती है. कैसे? क्योंकि उस समय आप उसकी केयर बहुत करोगे, प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन लगेगा. यही रीज़न अगर अच्छा हेयर आता है, बट अगर आपके बाल हैं ऑलरेडी और आप उसमें भी दवा लगाते हो तो रिजल्ट तो आ जाएगा, अच्छा आ जाएगा. तो ये बहुत बड़ा मिथ है जो हर पेशेंट पूछता है दवा यूज़ करने से पहले कि क्या मैं ऐसा कर लूँ. तो बहुत ज़रूरी नहीं है. इफ़ यू वांट यू कैन डू, बट इट नॉट नेसेसरी. जी मैम, हेयर और स्किन हेल्थ के बारे में आपने बहुत सारे मिथ्स के बारे में सुना होगा, तो कुछ मिथ्स जो आप क्लियर करना चाहो?
मुझे सबसे बड़ा मिथ लगता है कि पेशेंट पूरी बॉडी पे ऑयल लगाते हैं। ऑयल एप्लीकेशन नहीं करना चाहिए पूरी बॉडी पे। अगर आप 15 मिनट्स या 20 मिनट्स लगाते हैं ओके, फुल डे नहीं। फुल डे बालों में ऑयलिंग करके छोड़ देते हैं, ओवरनाइट एप्लीकेशन, ये सब एक बड़ा मिथ है और इससे प्रॉब्लम्स इंक्रीज होती हैं, क्योंकि अब हमारा जो एनवायरनमेंट है वो ऑलरेडी कैसा है, ऑयल प्रोड्यूसिंग है। हमें अब डैंड्रफ भी होता है, हर पेशेंट को, हर एक दूसरे पेशेंट को डैंड्रफ होता है, क्योंकि ऑलरेडी आपके बॉडी में सीबम सीक्रेट ज़्यादा हो रहा है बिकॉज द एनवायरनमेंट, बिकॉज द स्ट्रेस। तो ऑलरेडी आपका बॉडी, स्किन और बालों में ऑयल इंक्रीज हो गया है और आप ऊपर से और लगा रहे हैं, तो डैट विल ऑक्लूड द ग्लैंड, उसको ऑक्लूजन कर देगा और उसको सांस नहीं लेने देगा, तो ब्रीदिंग नहीं होगी। तो एक बहुत बड़ा मेथड है, तो अपने घरों से मिनरल ऑयल निकाल दें। सेकंड जो हम यूज़ करते हैं कि जब भी कोई काला दिखता है तो हम उसको फ्रिक्शन करते हैं, लूफा यूज़ करते हैं या रगड़ के उसको अब तो गोरा हो जाऊंगा, है ना। तो ये जो फ्रिक्शन करते हैं या फिर जो एक्सफोलिएटर्स आते हैं केमिकल वाले भी और दो दूसरे, तो उनसे क्या होता है, क्रीम बेस्ड, तो उनसे क्या होता है आप अपनी स्किन की इंटीग्रिटी को डैमेज कर लेते हो और वो पिगमेंटेशन फ्रिक्शन से और इंक्रीज हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि हम उसको क्लीन कर देंगे तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। पाउडर्स क्यों लगाना है, फॉरेन पार्टिकल की तरह करता है, जहाँ लगा रहे हैं वहाँ पे भी और इनहेलेशन से भी। तो मेरे लिए तो एक बिग नो है पाउडर्स यूज़ नहीं करना। ऑयल्स, पाउडर्स, मिनरल ऑयल्स, यही सब है जो हमारे घरों में आपको नहीं मिलेगा। मैम एक जो होम रेमेडी होती है, लाइक जैसे मुल्तानी मिट्टी हो गई, बेसन हो गया, या आजकल हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, मतलब कि हमारी दादी जी यूज करते थे, बहुत पहले से चलता आ रहा है, तो वो एक्चुअल में इफेक्टिव है या वो भी एक मिथ है? मुल्तानी मिट्टी बेसिकली क्या है, इसको हम कहते हैं कैलोइन। ये आपकी स्किन को टाइटनिंग देता है। तो अगर आप इसका फेस मास्क लगाते हो लेकिन एक अच्छे क्वालिटी का, तो ये आपकी स्किन को क्लीन करता है और एक्ने में भी एक्शन इसका है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है, तो ये तो प्रूवन्ड है। बट बेसन क्या करता है वी डोंट नो। वो खाने में के लिए अच्छा है। ओके। एक मैम जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है अभी, आइस, जो आइस रखते हैं और उसमें फेस डिप करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो कितना इफेक्टिव है? डिपिंग इज़ ओके, क्योंकि वो कुछ समय के लिए फ्रीजिंग कर देता है टिश्यूज़ की, तो उससे आपका जो है एजिंग कम हो जाता है। लेकिन मैं सबको नहीं बोलूँगी कि सब करें, किसी किसी के लिए जो उसको टॉलरेट कर सकते हैं। जो ये ट्रेंड है ये उन्हीं को फॉलो करना है जिनको ये सूट कर सकता है या उनको उससे रिजल्ट आ रहा है, सबके लिए नहीं है। जैसे मैंने आपने अभी बताया कि जैसे डिप करते हैं तो एजिंग कम हो जाता है, तो वो स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है या वो लंबे टाइम तक भी अपने को रिजल्ट्स दे सकते हैं? नहीं, लंबे टाइम के लिए नहीं, उसी समय के लिए, कुछ समय के लिए। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू।